वेलकम गाइस, आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास का। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी अजमेर के द्वारा जो डब्ल्यूओ की एग्ज़ाम हुई थी 2012 में, उसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि क्या हमारी तैयारी जिस लेवल की हम कर रहे हैं इससे हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर नहीं। वैसे याद रखिएगा, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा डब्ल्यूओ का भी आपका सेम सिलेबस ही होता है। बस अंतर ये होता है कि डब्ल्यूओ का थोड़ा सा जो एग्रीकल्चर होता है डीपली होता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो डब्ल्यूओ है ये बीएससी लेवल का होता है, बल्कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 12th लेवल का है और डब्ल्यूओ है ये किसका है? बीएससी लेवल का है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद रखिएगा एग्रीकल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी आपका राजस्थान जी के और हिंदी दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, इसमें और उसमें दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। तो सबसे पहला है, कॉमन सा क्वेश्चन है कि नीली क्रांति इंगित करती है, तो नीली क्रांति का जो संबंध होता है वो किससे होता है? मतलब किससे होता है? मतलब पीसी कल्चर जिसे हम बोल देते हैं, मछली पालन जिसे हम बोल देते हैं, उसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में शुष्क खेती की जोत का आकार क्या होता है, या फिर शुष्क खेती का जो हिस्सा होता है ये कितने % की जाती है? तो याद रखिए ये की जाती है 60 से 70% के समथिंग, लेकिन 60 और 70 में आपको चुनाव करना है वो 60 का ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पहली मानव निर्मित फसल कौन सी होती है? तो वो होती है ट्रीटिगेल, जो कि गेहूं इंटू राई के क्रॉस से तैयार की गई थी। और अगर आपको पूछा जाता है पहली मानव निर्मित सब्जी, तो वो कौन सी है? याद रखिए रोटा बागा। कौन सी होती है? रोटा बागा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बीटी जीन के कपास के पौधे में स्थानांतरण करने से उत्पन्न कपास को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए जो बीटी जीन को ट्रांसफ़र करने के बाद जो कपास होती है, ठीक है, जो कपास होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है ट्रांसजेनिक कपास। मतलब याद रखिएगा इसमें क्या है, एक दूसरे जीव का या फिर दूसरे बैक्टीरिया वगैरह आप ले सकते हो, उसका जीव का जीन इसमें डाला गया है। ठीक है, तो कोई सा भी जीव हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, उसकी अगर जीन ट्रांसफ़र की जा रहे हैं तो उन सभी को याद रखिए ट्रांसजेनिक प्लांट ही बोला जाएगा। अब ट्रांसजेनिक की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ट्रांसजेनिक पौधे हमारे तंबाकू में भी ले चुके हैं। ठीक है, बीटी तंबाकू भी हम ग्रो कर चुके हैं और कपास भी हम लेते हैं, वैसे बैंगन में भी की जा चुकी है। ओके, तो ऐसे याद रखिएगा बीटी कपास सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा खेती जो भारत में की जाती है वो बीटी कपास की ही की जाती है। ठीक है, अब ये बीटी होता क्या है? तो याद रखिए बेसिलस थ्यूरिएंसिस नामक जीवाणु होता है। ठीक है, मतलब जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पीत क्रांति मतलब पीली क्रांति का जो संबंध होता है वो किससे होता है? कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कि तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध होता है। भारत की मृदाओं में सबसे अधिक कमी वाला शुष्क पोषक तत्व कौन सा होता है? तो याद रखिए भारत की मृदाओं में सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो जिंक तत्व की होती है। स्ट्राइका का संबंध किस फसल से होता है? तो स्ट्राइका का होता है मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना। स्ट्राइका मतलब रूखड़ी। अब रूखड़ी किस में होती है? मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। ठीक है, तो इनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन से मानक का माप विशेषण के द्वारा किया जा सकता है? तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी सिलेबस में नहीं है। याद रखिए डब्ल्यूओ का सिलेबस होता है, इसमें 11 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, मतलब सोइल साइंस है, एंटोमोलॉजी है, सोइल साइंस के अलग से टॉपिक आते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हो सोशियोलॉजी ले सकते हो, एंटोमोलॉजी ले सकते हो, निमेटोलॉजी ले सकते हो, पैथोलॉजी ले सकते हो। मतलब ये इसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर स्किप करेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर केवल वही क्वेश्चन मिले जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि कृषि जिंसों के समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करती है? आपको ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो कृषियों का जो एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है, ये किसके द्वारा दी जाती है? मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। किसको दी जाती है? किसानों को दी जाती है। लेकिन संस्था कौन सी है? तो याद रखिए वो संस्था होती है कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग के द्वारा एमएसपी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कृषि उपयोग एवं शस्य क्रिया के वर्गीकरण के आधार पर इनमें से कौन सी कृषि प्रणाली नहीं है? तो कृषि प्रणाली से ये क्वेश्चन है, तो अधिभोक्ता है ये कृषि नहीं होती है, बाकी जितनी भी ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जब एकल संकरण स्वपरागण या फिर पर परागण कराया जाता है तो उत्पाद होने वाला जो संकर होता है वो क्या होता है? मतलब याद रखिए इसमें क्या पूछा गया है कि जब दो एकल संकरण को आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो कौन सा जो संकर है वो प्राप्त होगा? तो वो याद रखिए द्विसंकरण प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है संकर किस्मों का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न फसलों में किया गया था। मतलब सबसे पहले जो किस्मों का विकास किया गया था संकर किस्मों का, वो किसमें की गई थी? तो याद रखिए वो की गई थी मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पौधे की उस भाग को जिसे इनविट्रो कल्चर किया ऐसा है तो कौन सा होता है? वो होता है एक्स प्लांट। ठीक है, इनविट्रो कल्चर जिससे किया ऐसा है वो होता है एक्स प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि प्रजनक के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को क्या कहा ऐसा है? तो याद रखिएगा प्रारंभ बीज हमने पढ़ा था नाभिकीय बीज। कौन सा पढ़ा था? नाभिकीय बीज। लेकिन अगर आपको नाभिकीय और प्रजनक मिलता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा यहाँ पर पूछा है प्रजनक के द्वारा, थोड़ा सा आप लाइन को मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, प्रजनक के द्वारा उत्पन्न है तो प्रजनक के द्वारा उत्पन्न याद रखिएगा। अगर वैसे आपको पूछा आता है तो याद रखिए प्रजनक बीज होगा, लेकिन अगर आपको पूछा आता है प्रारंभ बीज तो आपका नाभिकीय बीज हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर याद रखिए बी ऑप्शन होगा, न कि ए होगा। क्योंकि याद रखिएगा जो न्यूक्लियर सीड होता है, जो नाभिकीय सीड होता है, ये भी याद रखिए प्रजनक के द्वारा ही तैयार किया जाता है, और जो प्रजनक बीज है ये भी एक प्रजनक के द्वारा ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है, किससे किया जाता है? तो ये आपको कल भी बताया था कि जो आधार बीज होता है याद रखिए उससे प्रमाणित बीज को तैयार किया जाता है। वैसे बात करें तो जो पंजीकृत बीज है ये भी तैयार किया जाता है, लेकिन भारत में याद रखिएगा पंजीकृत बीज है इसका प्रोडक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि आधार बीज है इससे जो प्रमाणित बीज है इसका उत्पादन लिया जाता है। इसलिए याद रखिए आधार बीज से डायरेक्ट हम किसको प्राप्त करते हैं? प्रमाणित बीज को हम प्राप्त करते हैं। आधार बीज का जो सीड का टैग होता है वो होता है सफ़ेद, और प्रमाणित पर होता है नीले कलर का टैग लगा होता है। स्वपरागण से उत्पन्न संतान कौन सी होती है? तो स्वपरागण से उत्पन्न संतान होती है याद रखिए वो समयुग्मजी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की गई है कि संकर ओज शब्द सबसे पहले उपयोग में किया गया था। तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया था जीएच सल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बिना निषेचन के फल उत्पन्न होना क्या कहलाता है? तो बिना निषेचन के फल उत्पन्न होना याद रखिए अनिषेक जनन कहलाता है। बिना निषेचन के फल उत्पन्न होना अनिषेक जनन कहलाता है। डीएनए में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? तो डीएनए में याद रखिए डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी पाई जाती है? दूध में याद रखिएगा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। फलों में कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और माल्टोज किस में पाई जाती है? बता सकते हो? बता दीजिए जल्दी से कि माल्टोज किस में पाई जाती है। जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि जब एक जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? 12th लेवल का क्वेश्चन है, जेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बहुप्रभाविता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गंगा 5 किसकी वैरायटी होती है? तो गंगा 5 याद रखिए मक्का की एक संकर वैरायटी है। किसकी है? मक्का की एक संकर वैरायटी है। एक जीन से प्रभावित गुण क्या कहलाता है? याद रखिएगा उसे बोला जाता है एकल जीन। यहाँ याद रखिएगा एक जीन से प्रभावित गुण एकल जीन कहलाता है, लेकिन एक जीन से अधिक गुणों का प्रभावित होना बहुप्रभाविता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि लेही चावल की ऑक्सीकृत परत की मोटाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा धान में आपने देखा होगा जो अमोनिया का जो छिड़काव किया जाता है नाइट्रोजन का अमोनियम रूप में, तो इस अमोनियम रूप को याद रखिएगा किस परत में दिया जाता है? ऑक्सीकृत परत में दिया जाता है, जिसकी मोटाई याद रखिए 1 से 10 mm होती है। क्या होती है? 1 से 10 mm होती है, मिलीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर का जो 1 से 10 mm वाला पार्ट होता है वो ऑक्सीकृत परत की मोटाई होती है। 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोक नर्सरी के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? 30 मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, 25 से 30 की। डेपोक नर्सरी में 25 से 30 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। और याद रखिए डेपोक नर्सरी में 11 से 13 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि संकर चावल की बीज दर। तो संकर चावल की जो बीज दर होती है वो होती है 15 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गन्ने की बुआई की सामान्य एवं सरल विधि कौन सी होती है? तो वो होती है समतल क्यारी विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, याद रखिएगा कि मूंगफली की खेती है, मूंगफली को बैठने के लिए क्या होगी? एक हल्की मृदा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस में याद रखिए जो बलुई दोमट मृदा है ये इसका काफ़ी अच्छा राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपको वो वैसे पूछ लेता जैसे कि क्ले है, ठीक है, एक क्ले है, एक रेतीली है, एक बलुई दोमट है, तो वैसे भी आप कर देते बलुई दोमट है, ये मूंगफली के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गेहूं में बोनी किस्मों की बुआई की गहराई क्या रखी जाती है? तो याद रखिएगा बोनी किस्मों की गहराई यही 4 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। भारत की मुख्य तिलहनी फसल। तो याद रखिए भारत की अगर आपको पूछे तिलहनी फसल तो आप मूंगफली बताओगे, और राजस्थान की अगर आपको पूछे मुख्य तिलहनी फसल तो आप सरसों बताओगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी कौन सा होता है, तो वो होता है याद रखिए 2,4-D। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मूंगफली की बेहतर फली विकास के लिए जिप्सम की आवश्यकता कितनी होती है, तो याद रखिए मूंगफली में जो जिप्सम दिया जाता है ये 250 kg पर हेक्टेयर दिया जाता है। किसके लिए, फली विकास के लिए। मूंगफली में बीज रहित फली किसकी अल्पता के कारण बनती है, मतलब पॉपिंग की जो क्रिया होती है मूंगफली में वो किससे होती है, तो वो होती है याद रखिए कैल्शियम की कमी से। अगर मैं बात करता हूँ भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल, तो दलहनी फसल होती है याद रखिए चना। भारत की पूछा गया है तो भारत की याद रखिए चना प्रमुख दलहनी फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे काबुली चने में कतार से कतार की दूरी तो वो रखी जाती है 45 सेंटीमीटर, बाकी में 30 सेंटीमीटर, इसमें 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे चने की फसल का मुख्य कीट, तो चना का जो मुख्य कीट होता है वो होता है फली छेदक, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया है कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन भाई साहब राजस्थान में ही होता है, इसलिए राइट आंसर राजस्थान ही रहेगा। फव्वारा सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त होती है उबड़ खाबड़ भूमि के लिए, जिसे अंडुलेटिंग सोइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में खरीफ मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो फसल होती है वो होती है बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे वह फसल जिसे दलहन और तिलहन दोनों के रूप में उगाया जा सकता है, तो दलहन और तिलहन दोनों के लिए याद रखिए सोयाबीन को लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पूछता है रेसा और तेल, तो रेसा व तेल के लिए याद रखिए अलसी की खेती की जाती है। रेसा और तेल प्राप्त करने के लिए अलसी की खेती की जाती है और दलहन और तिलहन का खेती करने के लिए सोयाबीन की खेती की जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित या मिलवा खेती किसकी की जाती है, तो याद रखिए सरसों और चना की जाती है, चना सरसों की जाती है। सर्वाधिक हरी खाद वाली फसल कौन सी है, तो याद रखिएगा ढैंचा है। वैसे याद रखिएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सनई माना जाएगा। सनई और ढैंचा में हरी खाद अगर आपको चुनाव करना होगा तो आपको सबसे पहले सनई का और फिर आपको करना है ढैंचा का चुनाव। अगर आपको धान के लिए पूछे तो ढैंचा आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। वैसे अगर आपको याद रखिएगा जो ढैंचा है ये सारी मृदाओं के लिए काफ़ी उपयुक्त माना गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जमाव बिंदु से ऊपर अपेक्षित कम तापमान के द्वारा सती को कहते हैं, क्या कहते हैं, अतिशीय सती कहते हैं। मृदा को आंतरिक संतुलन पोषण प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो आंतरिक पोषण क्षमता है याद रखिए ये कहलाती है मृदा उर्वरता, सोइल फर्टिलिटी कहलाती है। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितना होता है, तो आपको बताया था 0.5 मतलब 5-25-5 5-25-5 0.5 0.25 0.5 5-25-5 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम 0.5 0.25 और 0.5। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन पूछा गया है तो 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मैग्नीशियम और सल्फर किसे कहते हैं या फिर किस प्रकार के ये तत्व होते हैं, क्या प्रमुख होते हैं, क्या सूक्ष्म होते हैं, क्या अति सूक्ष्म होते हैं, क्या द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दे रखा है द्वितीय पोषक तत्व है, तो द्वितीय पोषक तत्व इसका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फर और बताइए एक और कौन सा होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर और नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम ये प्राथमिक होते हैं, ये द्वितीयक होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको याद रखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो एग्ज़ाम है, डब्ल्यू के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो याद रखिएगा वैसे कोई ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना लोड आप नहीं लो। बस आप जितना भी पढ़ रहे हो आपको सटीक याद होना चाहिए, इतना याद रखना। ठीक है, इतना ज़्यादा लोड मत लेना कि किताबें आपने 2 या 4 कर दी लेकिन याद आपको एक भी नहीं है, तो ऐसा मत करना। इससे बेहतर आप एक भी किताब कर लीजिए, वो काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय, टेक केयर।